गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, अपना टॉपिक था वर्ण विचार। वर्ण को अपन ने दो भागों में बांटा था, व्यंजन वर्ण और स्वर। और स्वर अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण या हल वर्ण। देखिए, मैंने पहले से प्रिपेयर कर दिया है इसको। देखिए कि जब किसी ध्वनि, यह व्यंजन की परिभाषा कि अपन व्यंजन किसे कहेंगे, कि जब किसी ध्वनि का उच्चारण करने पर फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु मुख में किसी अवरोध या रुकावट या बाधा के बाद मुख से बाहर निकलती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उस ध्वनि को हम व्यंजन कहेंगे। स्वर में क्या होता है कि स्वर में अवरोध, रुकावट या बाधा के बिना निकलती है, तो उसे हम स्वर कहेंगे। और अगर रुकावट के बाद अगर वो ध्वनि निकलती है, तो उसे हम कहेंगे व्यंजन। फिर देखिए, संस्कृत वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अपन ने पढ़ा है। अब देखो स्पर्श व्यंजन, क्वेश्चन में क्या आता है? देखिए, संस्कृत में क्वेश्चन आता है कादयो मा वासना स्पर्श। देखो, स्पर्श व्यंजन हमने संस्कृत वर्णमाला में 33 व्यंजनों को 3 भागों में बांटा है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि क से लेकर मैं तक, यानी जो 5 वर्ग होते हैं अपने, कु चु टू तू पू, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5 वर्ग क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाता है। अच्छा, स्पर्श व्यंजन, अब इसका सूत्र क्या है? ये तो हिंदी में बोलते हैं अपन, संस्कृत में इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र है कादयो मा वासना स्पर्शा। स्पर्श व्यंजन किसे कहेंगे? अब इसको विस्तार सुनिए। देखिए, क आदयो, यानी क आदि से, यानी जिसका प्रारंभ के से म तक, क से लेकर मैं तक जितने भी अवसान आए, यानी जितने भी वर्ण आते हैं, जितने भी व्यंजन आते हैं, वो सब क्या कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजना या स्पर्शा कहलाएंगे। यानी क से लेकर मैं तक, मैं के बीच में कौन से आते हैं? क से लेकर मैं तक में देखो, कु, चू, टू, तू और पू, ये सारे आते हैं। कु, चू, टू, तू, पू, 5 वर्ग आते हैं। तो 5 वर्गों को क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन। और संस्कृत में इसका सूत्र है, स्पर्श व्यंजन का सूत्र है कादयो मा वासना स्पर्शा। एग्जाम में क्या आता है? सिर्फ इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपको दे दिया जाता है कादयो मा वासना, और ऐसे दे देते खालिस्तान, ऑप्शन में देंगे स्पर्श, अंतस्थ या ऊष्म, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इस खालिस्तान में ध्यान रखना, का आदयो मा वासना क्या कहलाता है? स्पर्श कहलाता है। ये आपको ब्लैंक में दे देगा और ऑप्शन डाल देगा। फिर देखिए, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन हो गए 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। पंचविंशति, ये भी पूछा जा सकता है आपको। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अब देखिए, अंतस्थ व्यंजनों, इसका सूत्र है यणो, ये अवग्रह चिन्ह है, यणो अंत अस्ता। यणो अंत, यानी यण जिससे अंत होता है। अब यण से अंत मतलब यवरल। अब इससे याद रखें, ये से क्या होगा? यवरल। अच्छा, यवरल बनता किससे? ये यण प्रत्याहार से बनता है। अपन अगली क्लास में पूरा एक टॉपिक है प्रत्याहार, उसकी चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे प्रत्याहार कैसे बनते हैं, कैसे यण प्रत्याहार में यवरल बनता है, तो उसकी पूरी महस्व सूत्र से इनकी जानकारी प्राप्त होती है। तो महस्व सूत्र से अपन अगली क्लास में प्रत्याहार लेंगे। तो देखिए, अंतस्थ व्यंजन में क्या? अंतस्थ व्यंजन को संस्कृत में कहा जाता है, इसका सूत्र है यणो अंतस्था, यानी यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार का मतलब यवरल, ये कहलाते हैं अपने अंतस्थ व्यंजन। फिर देखिए, ऊष्म व्यंजन क्या आता है? ऊष्म व्यंजन का मतलब, ऊष्म व्यंजन शल ऊष्माण, शल मतलब शल प्रत्याहार। शल का मतलब शल प्रत्याहार। जो शल प्रत्याहार में व्यंजन वर्ण आते हैं, वो सब ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। श है, जिससे अपनी ध्वनि निकलती है। आपको याद रखना है, शल प्रत्याहार, यण प्रत्याहार, कादयो मा वासना, यणो अंतस्था, शल ऊष्मणम, इतना ही याद रखना है आपको।
आगे देखिए, व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। अपन ने स्वरों को भी बांटा था, 3 प्रकार का बताया था, स्वर, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। फिर इन तीनों को 3 में बांटा था, उदात्त, अनुदात्त और उदात्त, अनुदात्त, और एक और अपन ने बांटा था स्वरित। और इनको भी 3 इनको भी 2 बांटे थे, अनुनासिक और अनुनासिक। देखिए अब व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। व्यंजन वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो होता है उच्चारण स्थान के आधार पर, जो अपन शुरू से पढ़ते आए हैं आज तक, और एक होता है प्रयत्न के आधार पर, जो आज तक शायद आपने नहीं पढ़ा हो या पढ़ा भी हो तो थोड़ा कभी ध्यान में कम आया होगा। देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर क्या होता है, मैं आपको सिंपल से सिंपल बिल्कुल आसानी से बता देता हूँ कि क्या होता है। जी देखिए, पहला है अपना कंठ स्थान। मैं पहला बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट एग्जाम अपना फर्स्ट ले रहे हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। पहला आता है कंठ, उच्चारण स्थान पहला आता है कंठ। ऐसे शब्द जो हम कंठ से बोलते हैं, ऐसे शब्द जो हम किससे बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं, उन्हें हम कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं कंठई। क्या कहते हैं, कंठई वर्ण। ऐसे वर्ण जिन्हें कंठ की सहायता से बोला जाता है उन्हें कहा जाता है कंठई वर्ण। इसका संस्कृत में क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है अकुह विसर्जनीयनाम। ऐसे देखो इसमें आता अ कु ह, देखो ए कु ह, अकुह विसर्ज, विसर्ज नी या नाम, अकुह विसर्ज नियानाम, और ये कहलाता है अपना कंठ। क्या कहलाता है, कंठ। आप मेरे साथ कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और साथ के साथ लिखते भी रहिए। देखिए कि कंठे वर्ण यानी कंठे वर्ण, कंठे वर्ण का सूत्र होता है अकुह विसर्जन नाम कंठ। तो मतलब ये कि अगर आपसे पूछे कि बताइए कंठे वर्ण, अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कंठे वर्ण कौन सा था, क्या है ये कंठे वर्ण। तो देखिए कंठ की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाता है, कंठे वर्ण कहलाता है। अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं, देखो कौन कौन से वर्ण आते हैं वो मैं बता दूं। एक तो आता है ए आ रहा है, पहले इस सूत्र को देखिए, सूत्र से सब क्लियर हो जाएगा। अ, तो मतलब इसमें एक तो अ आता है और एक आ आता है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा आ रहा है कु। इस कु का मतलब क्या होता है, कु का मतलब होता है क वर्ग, यानी क, ख, ग, घ और अंग। हो गया ना। इस कु का मतलब क्या हो गया, क, ख, ग, घ। क्यों कु क्या है, ये हो गया अपना कु। कु का मतलब क वर्ग, ठीक है। अ क ख ग। अब आगे क्या आ रहा, ह, तो ये है भी आ जाएगा। और क्या है विसर्ज, विसर्ज का मतलब होता है विसर्ग, ठीक है, ये आपका विसर्ग। तो अब से पूछिए कंठे वर्ण कौन से होते हैं, तो कंठे वर्ण कौन कौन से होते हैं। कंठे वर्ण एक तो होता है ए और आ, यानी ए और आ को कंठ की सहायता से बोला जाता है। क, ख, ग, घ, अंग, ये पांचों वर्ण क्या कहलाते हैं, कंठे वर्ण। एक है जो है वो भी कंठ की सहायता से बोला जाता है, और विसर्ग को भी कंठ की सहायता से बोला जाता है। एग्जाम में क्या दिया जाता है कि आपको अकु है विसर्जन नाम दे देते हैं और खालिस्तान में दे देते हैं कि खालिस्तान की पूर्ति करो, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, कंठ, ओष्ठ, तालु, मूर्धा। तो अकु है विसर्जन नाम कंठ। आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर ये पूछा जा सकता है कि कु वर्ग या क वर्ग या कु वर्ग किस स्थान से बोला जाता है, तो होगा कंठ। दूसरा देखिए, कंठ के बाद आता है अपना तालु। कंठ के बाद आता है
तालु, और तालु को कहा जाता है संस्कृत में तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण, ठीक है। एक चीज़ और आपने याद रखिएगा, इसके अंदर नोट करके डाल रहा हूँ, पाणिनि ने एक शब्द दिया है अयोगवह। क्या दिया है? अयोगवह। देखिए अयोगवह, कुछ नहीं, बस इस शब्द को ध्यान रखना, अयोगवह। अयोगवह किस शब्द में आता है? अको विसर्जन या कंठा में, ऐसे भी याद रहेगा। ए का योग बोले तो ए और आ, तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। अगला तालु यानी तालव्य वर्ण। अब तालव्य वर्ण कौन कौन से होंगे देखिए। अब देखो ए आ इसमें आ गए, तो आगे क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए ना। मैं पहले सूत्र बता दूँ आपको। ई आ गया, ई के बाद क्या आता है? इसमें कु आया, तो इसमें क्या आएगा? चू आना चाहिए ना। ई चू, और ये आता है ई चू, ये शा नाम, इचू ये शानाम तालु, इची ये शानाम तालु। ये देखिए, अब इसको डिस्क्राइब करते हैं। ई का मतलब ई, देखिए ई का मतलब ई आ जाएगा। चू का मतलब च वर्ग, तो ये हो जाएगा च, छ, ज, झ, च, छ, ज, ज, च, छ, ज, ज, इय। ये हो गया अपना चू। चू का मतलब हो गया छ वर्ग। चू का मतलब क्या हो गया? छ वर्ग। अब देखिए, अब आगे क्या बचा? य, तो इसमें इसके अंदर ये आ जाएगा, और क्या बच रहा है आगे? इसमें आ जाएगा श, ठीक है ना। ये हो गया आपका श। अब देखिए ई च, छ, ज, झ, य और श, ये जो शब्द है किससे बोले जाएंगे? तालु से बोले जाएंगे, मतलब ये कहलाते हैं तालव्य वर्ण। क्या कहलाते हैं? तालव्य वर्ण। इसी तरह अगला देखिए, तीसरा टॉपिक है मूर्धा स्थान। मूर्धा, मूर्धा ध्यान दीजिए, मूर्धा। मूर्धा क्या होता है? देखो, मूर्धा को मूर्धन्य वर्ण भी कहा जाता है। मूर्धन्य वर्ण, ध्यान दे, मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं। अब मूर्धन्य वर्ण के अंदर मूर्धन्य वर्ण का सूत्र क्या होता है? देखिए, इसका होता है ऋटुर साणाम। ध्यान दे, ऋटुर शाणाम, ऋटुर शाणाम मूर्धा। बहुत आसान है, देखिए ऋटुर शाणाम मूर्धा। अब इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। ऋटुर का मतलब इसमें एक तो आएगा री, और एक और आएगा ऋषि वाला री, दोनों री आ गए। टू का मतलब क्या होगा? ट, ठ, ड, ढ, अण आएगा। ट, ठ, ड, ढ, अण, तो ये पूरा क्या हो गया? ये तो हो गया टू, ठीक है। और फिर क्या आ रहा है? ट के बाद आ रहा है र, इसमें क्या आ रहा है? श, ठीक है ना, र और श। तो ये कहलाते हैं मूर्धन्य वर्ण। इसके अलावा चौथा देखिए, कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया। अब आता है दंत। दांत की सहायता से बोले जाने वाले कहता है दंतई वर्ण। इन्हें क्या कहा जाता है? दंतई वर्ण कहा जाता है, जिन्हें दांत की सहायता से बोला जाता है। इसका सूत्र है लृ तुलसानाम। लृ तुलसा नाम, लृ तुलसा नाम दंता। तुलसी को दांत में लेना, लृ तुलसा नाम है ना, दंता। देखिए, अब इसको और तोड़ दो, डिस्क्राइब करो। एक तो लृ आ रहा है, प्लुत स्वर जो अपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है ना। लृ के साथ आता है अब इसके तू। तू का मतलब होता है त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, न, मतलब ये हो गया आपका तू। तू का मतलब होता है त वर्ग।
ठीक है ना। तो का मतलब क्या होता है त वर्ग, और टू का मतलब क्या होता है ट वर्ग। फिर देखिए फिर क्या बचा, आगे आ रहा है ल, तुलसाना वर्ण ल, और ये हो गया श। ये वर्ण होते हैं अपने दंतई, जो दांत की सहायता से बोले जाते हैं। फिर अगला आता है इसी तरह का ओष्ठ। क्या आता है ओष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठ को कहा जाता है ओष्ठ्य वर्ण। ओष्ठ्य वर्ण, इसका सूत्र है देखिए, एक तो आता उ पु पद्य, क्या याद रखोगे उ पु पद्य, ये धे ठीक है ना आधा, पद्य मानिया, मानिया नाम, मानिया ना मोष्ठो, साथ में जोड़ दिया ओष्ठ को इसने, उपध्यमान्य नाम ओष्ठो। अब ओष्ठ वर्ण इसको डिस्क्राइब कर रहे, एक तो आता है उ, और पु का मतलब प फ ब प फ ब भ म। इतनी ही जानकारी आपके अपने लिए बेटर है, इतना ही अच्छा है। उ और पु, इसको कह दिया अपन ने पु। तो उ वर्ण, ये उ, ये बड़ा छोटा और ये बड़ा उ, उ वर्ण उ और प फ ब भ म, ये जो होते हैं ये ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। अगला आता है नासिक्य वर्ण, जिसे कहते हैं नासिका स्थान, जो नासिका की सहायता से बोला जाता है उन्हें कहा जाता है नासिक्य वर्ण, नासिक्य वर्ण। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है, इनके दो सूत्र होते हैं, नासिक्य वर्ण के दो सूत्र हैं। पहला तो है नासिका अनुस्वारसी, देखिए पहला तो है नासिका अनुस्वारसी, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, नासिका अनुस्वारस्य। और एक इसका सूत्र है इयम, इयमंग, इयमंग अण नानाम, नानाम नासिका, इयमंग, इयमंग अणनामानाम नासिका, ये दो सूत्र है, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ तो ये कि नासिक, पहले सूत्र से अपन याद करते हैं नासिका अनुस्वार से, यानी जो अनुस्वार है, इन ऊपर जो बिंदी लगती है ये वाली, एक तो ये क्या है नासिक्य वर्ण होगा अनुस्वार, और दूसरा जितने भी पंचम वर्ण अपन ने पढ़े हैं, पंचम वर्ण पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, पंचम वर्ण, एक तो अनुस्वार, दूसरा पंचम वर्ण। पंचम वर्ण कौन कौन से होते हैं, देखिए अंग, इय, अण, न और म, अंग, इय, अण, न, म, ये पांचों होते हैं नासिक्य वर्ण। क्या होता है पांचों नासिक्य वर्ण। अब आप बोलोगे सर इनके में ये तो पांचों वर्ण भी क्या वर्ग, उसमें कंठ में भी आए थे, तालु में भी आए थे, मूर्धा में भी आया था, दंतय में भी आए थे, ओष्ठ में भी आए थे, तो ये ओष्ठ उनमें भी आते हैं और इनमें भी आता है। अब देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको कैसे उलझाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इन सूत्रों से पूछा गया है, और इनमें एक कन्फ्यूज़न भी है जो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गलत करके आते हैं। देखिए क्योंकि इनमें इनके पंचम वर्ण के जो उच्चारण हैं वो दो दो हैं। अब जैसे अंगे का आ जाए तो आप इसके नासिक्य वर्ण बोलोगे या कंठे बोलोगे, अगर यहाँ आ जावे तो इसे नासिक्य बोलोगे या तालव्य बोलोगे, इसी तरह अणे आ जावे तो इसको मूर्धा बोलोगे या नासिक्य बोलोगे, न आ जावे तो दंत्य बोलोगे या नासिका बोलोगे। तो ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है और दोनों ही ऑप्शन दिया जाता है। जैसे कि आपको देते हैं कि बताइए मैं किस वर्ण का है, जैसे कि मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, आगे देखिए एक क्वेश्चन देखिए कि
ये अंग, अंग वर्णस्यो, अंग वर्णस्यो उच्चारण, अंगवर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, यानी अंगवर्ण का उच्चारण स्थान है। आपको ऑप्शन में अगर मैं दे दूं कि पहला दे दिया मैंने, आपको दे दिया कंठ, दूसरा दे दिया नासिका या नासिक्य, थर्ड दे दिया उभो और चौथा दे दिया दंता। तो बताइए आप यहाँ पर क्या करोगे? तो आपको ध्यान देना है कि अंग कंठ में भी आता है, नासिक्य में भी आता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? दोनों राइट करोगे पहले स्थिति। दूसरी स्थिति अगर ऑप्शन इस तरह का आए, एक में आपको कंठ दे दिया, दूसरे में आपको मूर्धा दे दिया, तीसरे में आपको दंता दे दिया और चौथे में आपको तालु दे दिया। अब क्या करोगे आप? तब तो सीधी सी बात है, कंठ ही आएगा। दूसरी स्थिति ये हो गई। तीसरी स्थिति ऐसी स्थिति बन जाए जब कंठ, नासिक्य या नासिका, दंता और तालु, मतलब उभो शब्द दे ही नहीं आपको, ठीक है, और कंठ और नासिक्य दोनों आ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में आप किस वर्ण, किस ऑप्शन को सही करोगे? तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी स्थिति में आप नासिक्य वर्ण को ही सही करेंगे। ये विशेष चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि कंठ भी होता है लेकिन सही कौन सा जाएगा? नासिक्य वर्ण ही सही होगा, ठीक है। अब ये ध्यान, तीनों स्थितियाँ ध्यान रखना। पहली स्थिति में कंठ और नासिक्य दोनों हो तो, और ऑप्शन में भी क्या दे रखा? उभो। उभो का मतलब क्या होता है? दोनों, तो ये दोनों राइट होगा। दूसरी स्थिति में कंठ, मूर्धा, दंतर, तालु दे रखा है तो कंठ, और अगर कंठ नासिक्य दोनों दे रखा है तो नासिक्य पहला ऑप्शन, फर्स्ट कंडीशन नासिक्य की ही आएगी। अब आगे देखिए, अगला है, अब देखिए कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो कंठ और तालु की सहायता से बोला जाता है। कंठ और तालु, इन्हें कहा जाता है संस्कृत में कंठ तालव्य वर्ण। कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है। इसका सूत्र है ए देतो, ए देतो कंठ तालु, ए देतो कंठ तालु। अब ये ध्यान हो, ये वाला ए, अपने को पता है कि एक तो याद रखना ए और आई, ए और आई, ये दोनों जो स्वर है, ये दोनों स्वर बोले जाते हैं कंठ और तालव्य से। क्योंकि देखो आपको कंठ, मैं बताता हूँ आपको इन्हें कंठ और तालव्य क्यों बोला जाता है। ध्यान दीजिए कि अपने को पता है ए किससे बनता है? ए बनता है अ प्लस ई से बनता है या नहीं? ए क्या है? ए तो कंठे स्वर है, ई क्या है? तालव्य स्वर है, तो दोनों मिलके बन गया ना ए, ये बन गया कंठ तालव्य वर्ण, ठीक है। इसी तरह आई बनता है। देखिए फिर अगला है, कंठ तालु के बाद आता है अपना कंठोष्ठ स्थान। कंठोष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ, इन्हें कहा जाता है कंठोष्ठै, कंठोष्ठै, कंठोष्ठै वर्ण। कंठोष्ठै वर्ण, इसका सूत्र देखिए ओ दोतो, ओ दोतो कंठोष्ठम, कंठोष्ठम, ओ दोतो कंठोष्ठम। ओ आ रहा है, देखिए, मतलब आपको याद रखना है ओ और औ दोनों ही क्या है? कंठ और ओष्ठ से, यानी होठ की सहायता से, लिप्स की सहायता से बोले जाने वाले। कैसे? मैं आपको बता दूं, इधर देखिए, अपने को पता है ओ किससे बनता है? अ प्लस
ऊ से मिलकर बनता है अ क्या है, कंठ्य वर्ण है, ऊ क्या है, ओष्ठ्य वर्ण है, तो दोनों मिलके बना दिए ना, कंठ और ओष्ठ। फिर अगला देखिए, कंठोष्ठ के बाद आता है 9वां दंतोष्ठ। कंठोष्ठ के बाद आता है दंतोष्ठ स्थान, है ना। दंतोष्ठ का मतलब होता है दांत और ओष्ठ, संस्कृत में कहा जाता है दंतोष्ठै, दंतोष्ठै। और सूत्र लिखा जाएगा वकारस्य, वकारस्य यानी वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम, यानी आपका जो व वर्ण है, ये व वर्ण ये दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोला जाता है। अब देखिए, अब आपसे पूछे क्वेश्चन कि बताइए उच्चारण स्थानों की कुल संख्या कितनी है। उच्चारण स्थानों की कुल संख्या, तो याद रखिएगा प्राचीन जो व्याकरण है, प्राचीन व्याकरणों के अनुसार, यानी प्राचीन व्याकरणों के अनुसार इनकी संख्या 8 मानी गई है, अर्थात अष्ट मानी गई है। ठीक है, ये आपका उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कंप्लीट हुआ। अपन ने व्यंजनों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया था, एक प्रयत्न के आधार पर और एक उच्चारण स्थान के आधार पर। तो अपना उच्चारण स्थान के आधार पर ये खत्म हुआ। अब अपन पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक इसी का, ये है अपना कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण, ये तो अपन ने उच्चारण स्थान पे किया था, अब है प्रयत्न के आधार पर, जो हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। थैंक यू।